एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं इतिहास का विषय 2 राजा किशन और नगर पढ़ रहे हैं। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। आज मैंने इस लेसन का चैप्टर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी से जो है बुक से बीच बीच से निकाल कर संग्रह किया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए बच्चों देखते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इसमें टोटल 53 ऑब्जेक्टिव है। दूसरे पार्ट में फिर अगला ऑब्जेक्टिव होगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कितने वर्षों बाद उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जीवन का विकास हुआ? उत्तर 1500 वर्षों के बाद। कितना है बच्चों? 1500 वर्षों के बाद। दूसरा प्रश्न है उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कौन सी बस्तियां अस्तित्व में आई? दक्कन पठार और कर्नाटक में। तो उत्तर है बच्चों कृषक बस्तियां। अगला प्रश्न, दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कौन सी बस्ती के प्रमाण मिलते हैं? चरवाहा बस्तियां। दक्कन कर्नाटक क्षेत्र में कौन सा होगा? कृषक। और आपका दक्षिण भारत में कौन सा होगा? चरवाहा बस्तियां। अगला, ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिन्हें क्या कहा जाता था? उत्तर महापाषाण, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर के ढांचे यहाँ मिले हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है अभिलेख शास्त्र। छठा प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अभिलेखों का अर्थ किसने निकाला? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है आपका बच्चों। उत्तर जेम्स प्रिंसेप। कब? तो 1838 ईस्वी में। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? उत्तर है बच्चों जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जो अशोक के ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। पुनः ये आपका है, आप ये याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं? आपका ये जो है शॉर्ट में भी आ जाएगा। जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। ऐसे भी मैंने दीर्घोत्तरी में बताया था। जनपद 2 शब्दों से बना है, जन और पद। जन मतलब होता है लोग और पद मतलब होता है पैर। जहाँ लोग पैर रखेंगे वही जनपद होगा। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है बच्चों 16। कितना? 16। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है? उत्तर बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ से। अगला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? उत्तर मगध। अगला प्रश्न है, मगध अभी कहाँ है? तो उत्तर बिहार। बिहार को ही उस समय मगध कहा जाता था। अगला प्रश्न है बच्चों, महाजनपदों पर किसका शासन होता था? उत्तर राजा। अंग की राजधानी कहाँ थी? टोटल 16 महाजनपद थे, सभी की राजधानी अपनी अलग अलग होती थी। तो उसमें मैंने पहला लिया, अंग की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? अपना क्षेत्र चंपा, भागलपुर, मुंगेर जो बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? उत्तर गृह ब्रज या राजगृह, जो कहाँ पड़ता है? पटना, गया या बिहार। और राजगीर कहा जाता है, आप जानते हैं। काशी की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वाराणसी। और ये अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आसपास। वश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास। अगला प्रश्न है बच्चों, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? कंबोज की राजधानी हाटक। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और ये कहाँ पड़ता है?
यूपी में। अगला प्रश्न है बच्चों, असमक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पोटली या पोतन। अगला प्रश्न है, गंधार की राजधानी कहाँ थी? उत्तर तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। और चेदी की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती, जो अभी यूपी में पड़ता है। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन या महिष्मती। उज्जैन या। अगला प्रश्न है बच्चों, मल की राजधानी कहाँ थी? उत्तर कुशावती। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र या काम्पल्य। राजगाह अभी कहाँ है? तो राजगाह मैंने बताया था बिहार या राजगीर। अगला प्रश्न है बच्चों, राजगाह का क्या अर्थ है? राजगाह का क्या अर्थ है? उत्तर राजाओं का घर। मगध की राजधानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में किसे बनाया गया? मगध की राजधानी कब? चौथी शताब्दी में। उत्तर पाटलिपुत्र या पटना। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चों? राजगाह या राजगीर। अब बाद में किसे बनाया गया? पाटलिपुत्र पटना। जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर ओलिगार्की या समूह शासन। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? तो उत्तर याद रखना है लगभग 321 ईसा पूर्व ईस्वी में। 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर संपूर्ण भारत, पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आए थे? उत्तर मेगास्थनीज। मौर्य शासकों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर है बच्चों परिवर्ती, जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों अशोक। क्या होगा? अशोक। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से किसका प्रचार किया? उत्तर धम्म। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आपको याद रखने हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? तो प्रश्न था अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? उत्तर प्राकृत। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपका, प्राकृत। पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख किस भाषा में हैं? उत्तर आरामेइक और यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर ब्राह्मी लिपि में। क्या होगा? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है बच्चों, पश्चिमी उत्तर के कुछ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो उत्तर है खरोष्टी लिपि। पश्चिमोत्तर का किसमें? खरोष्टी लिपि। अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अफगानिस्तान में तो उत्तर होगा अरामेइक और यूनानी लिपियों का। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के कितने प्रमुख राजनीति के केंद्र थे? उत्तर 5। पांचों के नाम है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। अगला प्रश्न है बच्चों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपका एग्जाम की दृष्टि से। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर याद रखना है बच्चों मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है आपका प्रश्न। ये सभी बार बार पूछे जाते हैं आपके इंटर में भी और कंपटीशन में भी। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम था। कौटिल्य बोलिए या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वर्णगिरी कहाँ था? स्वर्णगिरी सोने का गिरी, सोने का पहाड़। उत्तर कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए क्या उल्लेख किया है? उत्तर 1 समिति और 6 उपसमितियाँ। अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर लिखना है 298 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, घनानंद को हराने में चाणक्य ने किसकी सहायता किए थे? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य की। तब मौर्य वंश की स्थापना हुई।
अगला प्रश्न है, सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? उत्तर है बच्चों अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अगला प्रश्न है, उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में किसका उदय हुआ? तो उत्तर होगा बच्चों चोल, चेर और पांड्या जैसे सरदारियों का या वंश का। ये कैसा लगा वीडियो ऑब्जेक्टिव का हमें ज़रूर कमेंट करके बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।